हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, ये हमारा लेक्चर नंबर जो है 18 है, जिसमें हम करिकुलम स्टडीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 18 और हमारा जो करिकुलम डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है, उसकी जो स्टेप्स है, ये उसका पार्ट 2 है। इसके पहले जितने भी वीडियो हुए हैं करिकुलम स्टडीज़ के ऊपर, उन सभी की लिंक आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या प्लेलिस्ट सेक्शन में भी आप देख सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से हम लोगों ने इसे पढ़ना स्टार्ट किया था। किन लोगों के लिए है ये? एनटीए यूजीसी नेट एजुकेशन, बीएड, एमएड, एमए एजुकेशन और पीजीटी एजुकेशन के जो स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए है। साथ ही अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स में इनरोल हैं या होने वाले हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, हम अपने कंटेंट पर आते हैं। देखिए दोस्तों, इसके पहले का जो वीडियो है पार्ट 1 करिकुलम डेवलपमेंट का, उसमें ये 3 सेक्शन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, 3 स्टेप्स डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने असेसमेंट ऑफ नीड्स किया था। मतलब कि जो करिकुलम डेवलपमेंट के लिए जिन लोगों के लिए आप करिकुलम डेवलप कर रहे हैं उनकी नीड्स क्या है, ये हमने पता कर ली थी। फिर उन नीड्स से कैसे ऑब्जेक्टिव्स बनाना है ये देख लिया था। फिर हमने क्या किया था, कंटेंट सिलेक्शन किया था उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। अब आपके पास कंटेंट है, यहाँ से आपको अपने कंटेंट को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है हमें ये देखना है। तो चलिए डिटेल में देखते हैं इसे। कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए दोस्तों, जो भी आपका कंटेंट है, सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है दैट कंटेंट शुड बी कैसा होना चाहिए, लॉजिकली अरेंज्ड होना चाहिए। ठीक है, और कैसा होना चाहिए, सिस्टमैटिकली अरेंज होना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब कि लॉजिक क्या कहता है, सबसे पहले किन चीज़ों को पढ़ाना है, उसकी नेक्स्ट स्टेप में क्या पढ़ाना है, उसके बाद तीसरी स्टेप पे क्या पढ़ाना है, ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। तो लॉजिकली अरेंज करना है, सिस्टमेटिकली अरेंज करना है। अगर ये 2 चीज़ें आप करेंगे तो जो आपका करिकुलम जो डेवलप हो रहा है वो कभी भी डायरेक्शन लेस नहीं होगा, डायरेक्शन लेस नहीं होगा अगर आप अपने कंटेंट को लॉजिकली एंड सिस्टमेटिकली अरेंज करेंगे। पर कई बार ऐसा होता है कि ये चीज़ हम नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए आपको निरंतर अपने दिमाग में ये रखना है, 3 चीज़ों को अपने दिमाग में रखना है जब हम कंटेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। उसमें सबसे पहली मतलब कि क्राइटेरिया ऑफ कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहला क्राइटेरिया क्या हो जाता है, सीक्वेंसिंग। ठीक है, सबसे पहला क्राइटेरिया हो जाता है सीक्वेंसिंग। मतलब कि पुटिंग, लिखिएगा कॉपी पेन, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कॉपी पेन आपके पास होगी। पुटिंग द कंटेंट एंड मटेरियल, पुटिंग द कंटेंट एंड मटेरियल इन ऑर्डर, इन सर्टेन ऑर्डर ऑफ सक्सेशन। मतलब कि निरंतर बढ़ाव की तरफ जाते हुए, है ना, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाते हुए आपको अपने कंटेंट को ऑर्गेनाइज करना है। ठीक, अब बात ये आती है कि इसको हम कैसे कहेंगे टेक्निकल टर्म्स में, कैसे कहेंगे टेक्निकल टर्म्स में। देखिए, हम हमेशा बोलते हैं कि कंटेंट हमें कहाँ से कहाँ ले जाना है, नोन टू अननोन। बच्चे को पढ़ाइए पहले जो वो जानता है, फिर उसे अननोन की तरफ लेकर के जाइए, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ लेकर के जाइए। ठीक, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट की तरफ लेकर के जाइए। ठीक है, और जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको दूं, आपने हिस्ट्री में हमेशा पढ़ा होगा, हिस्ट्री में हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, है ना, तो वहाँ बिल्कुल शुरुआत से पढ़ाया जाता है मानव का विकास, आदि मानव के बारे में, फिर वो कैसे ह्यूमंस बने, फिर आपकी इंडियन हिस्ट्री के बारे में आपको पढ़ाया जाता है, पहले कैसा था, राजाओं का साम्राज्य था, फिर कैसे ब्रिटिशर्स आए, ये सारी चीज़ें। तो आपको डेवलपमेंट की तरफ बताया जा रहा है, पुरानी चीज़ों से नई चीज़ों की तरफ लेकर के आया जा रहा है। मतलब उसमें सर्टेन ऑर्डर ऑफ सक्सेशन है।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट चीज़ आपको दूसरी चीज़ क्या ध्यान रखनी है, ऑर्गेनाइजिंग दी कंटेंट में दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है जी, दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, दैट इज दी कॉन्टिन्यूटी। ठीक, कॉन्टिन्यूटी मतलब कि आप जो भी पढ़ा रहे हैं बच्चे को उसमें कुछ ना कुछ इंटरडिपेंडेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट्स में क्या होना चाहिए, इंटरडिपेंडेंस। ठीक, इंटरडिपेंडेंस मतलब कि क्या हो गया, जैसे मान लीजिए बच्चों को हम बचपन में पढ़ाते हैं, फैमिली की वैल्यूज़ सिखाई जाती हैं कि फैमिली में हमारी क्या वैल्यूज़ हैं, हम कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसे ही जब ये बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो इसे नेशन की वैल्यूज़ बताई जाएंगी, सोसाइटी की वैल्यूज़ बताई जाएंगी कि कैसे सोसाइटी में एक साथ लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, नेशन में कैसे लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या बात हो गई, ये बात हो गई कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरडिपेंडेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ ईच अदर। हम ये सिखाने जा रहे हैं बच्चे को कि भाई हर एक इंसान इसमें इम्पॉर्टेंट है, जैसे फैमिली में हर एक इंसान इम्पॉर्टेंट है, ऐसे ही नेशन में भी हर एक इंडिविजुअल जो है इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल के इम्पोर्टेंस की, कॉन्सेप्ट हम क्या सिखा रहे हैं, इंडिविजुअल का इम्पोर्टेंस। और ये कॉन्सेप्ट जो है आपको इंटरडिपेंडेंट दिखेगा, बचपन में भी आपने पढ़ाया है, बाद में भी सेम कॉन्सेप्ट को किसी और चीज़ पर अप्लाई करके पढ़ाया, दैट इज़ द कॉन्टिन्यूटी। कंटेंट की कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए ताकि बच्चे के दिमाग में वो लगातार निरंतर चीज़ें बनी रहें। ठीक, अब इसके बाद आती है बात आपकी, नेक्स्ट होगा हमारा सीक्वेंसिंग, नहीं अभी ये बाद में लेंगे हम, हाँ जी, थर्ड जो हो जाएगा। अच्छा, सीक्वेंसिंग हो चुका है हमारा, नेक्स्ट आएगा हमारा इंटीग्रेशन। क्या आएगा, इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन क्या होता है, देखिए इंटीग्रेटेड करिकुलम के बारे में जब हमने पढ़ा था तब इसके बारे में बात की थी। इंटीग्रेशन क्या है, एक कॉन्सेप्ट जब, या एक कॉन्सेप्ट किसी भी सब्जेक्ट का एक कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल है ना, जब किसी दूसरे सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट्स या प्रिंसिपल से रिलेट होता है, दैट इज कॉल्ड द इंटीग्रेशन। ठीक है, तो आजकल इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ाने का प्रचलन भी है, क्यों, क्योंकि कॉन्सेप्ट में जो है गहराई बनती चली जाती है, हम समझ पाते हैं कि अच्छा इन चीज़ों को हम कितने डायमेंशंस में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि इंटीग्रेशन क्या हो गया, इंटीग्रेशन का मीनिंग यहाँ पर ये हो गया, हम कह सकते हैं इस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस सब्जेक्ट्स। ठीक, अब नेक्स्ट आता है हमारा फिफ्थ स्टेप। तो कंटेंट सिलेक्शन जो था, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर, जो ऑर्गेनाइजिंग दी कंटेंट में आपको ये तीन चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपकी सीक्वेंसिंग हो गई, दूसरी आपका हो जाता है कॉन्टिन्यूटी, और थर्ड आपका हो जाता है इंटीग्रेशन। कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन में आपको तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है अब हमारा आएगा सिलेक्टिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस। भाई आपने कंटेंट सिलेक्शन कर लिया, उसको ऑर्गेनाइज कर लिया, अब उस कंटेंट को बच्चे अपने अंदर बिल्कुल समावेशित कर लें, उसे ग्रहण कर लें। उसके लिए आपको उन्हें कुछ एक्सपीरियंसेस करवाने होंगे, उन्हें एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना होगा ताकि वो अच्छे से इन चीज़ों को समझ सकें। तो ये हमारी जो है फिफ्थ स्टेप्स है कि आप ये कंटेंट पढ़ाने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाएंगे। तो लिखिएगा ज़रा वहाँ पर अपनी कॉपी में, that selecting learning experience, it means it refers to the
इट रिफर्स टू दी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ये किसको रिफर करता है? लर्निंग एक्सपीरियंसेस को सिलेक्ट करना, मतलब कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को ये बताता है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, द मेथड फॉलो, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में टीचर कौन सी मेथड फॉलो कर रहा है? मेथड फॉलोड बाय टीचर एंड द एक्टिविटीज planned to facilitate the टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अब देखिए, इसको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी मैं आपको। आप जब भी क्लासरूम में जाते हैं तो आप कुछ ना कुछ मेथड अपनाते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, है ना। तो वो हो गई आपकी टीचिंग मेथड, ठीक, टीचिंग मेथड। लेट्स सपोज कि आपकी टीचिंग मेथड है लेक्चर, ठीक है। जैसे कि अभी मैं एक लेक्चर दे रही हूँ, तो आप जब लेक्चर दे रहे हैं, मेरी मेथड है मेरी टीचिंग मेथड है लेक्चर। अब इसकी जो है लर्निंग एक्टिविटी क्या होगी? इसमें लर्निंग एक्टिविटी क्या है आपकी? आप क्या कर रहे हैं? लर्निंग एक्टिविटी क्या हो गई इसमें? इस मेथड की लर्निंग एक्टिविटी है टेकिंग नोट्स, ठीक है। अगर मैं डिस्कशन मेथड यूज कर रही हूं तो आप क्या कर रहे हैं? पार्टिसिपेटिंग इन डिस्कशन, ठीक। अगर मैं आपको फील्ड ट्रिप पर ले जा रही हूं, है ना, या कोई मान लीजिए मैंने आपको प्रोजेक्ट दिया, उस प्रोजेक्ट में आप हो सकता है आपको कोई से एक्सपेरिमेंट करने पड़ जाए उस प्रोजेक्ट के आंसर पर आने के लिए, ठीक है। या हो सकता है कि कहीं पर आपको विजिट करनी पड़े, तो वो आपकी जो है लर्निंग एक्टिविटी हो जाएगी। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? मतलब कि सिलेक्टिंग लर्निंग एक्सपीरियंस, टीचर ये देख रहा है कि ये कंटेंट पढ़ाने के लिए मुझे इस बच्चे को कौन सी टीचिंग मेथड देनी है और इस टीचिंग मेथड में इसकी क्या लर्निंग एक्टिविटीज़ होंगी, ये टीचर प्लान करता है। और यही होता है सिलेक्टिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ठीक। इसके बाद आता है हमारा 6th पॉइंट, दैट इज द इवेल्युएशन ऑफ करिकुलम। इवेल्युएशन ऑफ करिकुलम हमारे सिलेबस का एक अलग पार्ट भी है एनटीए यूजीसी नेट का, तो बहुत डिटेल में तो हम इसे तब पढ़ेंगे क्योंकि हमें अलग अलग मॉडल्स भी पढ़ना है करिकुलम इवेल्युएशन के। फिर भी एक जर्नल ओवरव्यू, क्योंकि हम स्टेप्स के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर आप थ्योरेटिकल लेक्चर बना रहे हैं यहाँ से पढ़ाने के लिए या फिर अपने एग्जाम में लिखने के लिए, तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। अब देखिए इवैल्यूएशन का क्या इंपॉर्टेंस है, इस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं। इवैल्यूएशन आपको ये बताता है कि आपने जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे, जो ऑब्जेक्टिव्स आपने बनाए थे या सेट किए थे, वो आप अचीव कर पाए हैं या नहीं, ठीक है। इतनी सारी स्टेप्स के दौरान सबसे पहले आपने जो ऑब्जेक्टिव बनाए थे, फिर उसको पूरा करने के लिए, उसे अचीव करने के लिए आपने बहुत सारी एक्टिविटीज़ करी, ठीक है। तो ये आप अचीव कर पाए या नहीं इन एक्टिविटीज़ की हेल्प से, ये पता लगाने के लिए आपको इवैल्यूएशन करना होता है, ठीक है। अब जब करिकुलम में इवैल्यूएशन की बात आती है तो ये दो भागों में बट जाता है। सबसे पहले ये हो जाता है आपका इवैल्यूएशन ऑफ करिकुलम हो जाता है, और दूसरा हो जाता है इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट भी हो जाता है इसमें, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, इवैल्यूएशन ऑफ करिकुलम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो हम किन चीज़ों का इवैल्यूएशन कर रहे हैं करिकुलम में? करिकुलम के कंपोनेंट्स का इवैल्यूएशन कर रहे हैं। करिकुलम के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, भाई हमने ऑब्जेक्टिव सही सेट किए या नहीं, फिर कंटेंट, हमने कंटेंट सही चुना या नहीं, इसका भी इवैल्यूएशन होगा। आपने मेथड सही चूज की या नहीं, और इवन आपकी इवैल्यूएशन मेथड भी सही है या नहीं, हाँ, ये भी इससे करिकुलम इवैल्यूएशन से पता पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा, इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट,
ठीक है। तो इसमें इवेल्युएशन प्रोसीजर फॉर स्टूडेंट भी आ जाएगा, सेम चीज़, ठीक है। अब एक बात बताइए, पर्पस ऑफ इवेल्युएशन क्या होता है? ये तो मैंने आपको बता ही दिया पहले स्टेप में, आपने जो भी ऑब्जेक्टिव सेट किए थे वो अचीव हुए या नहीं, ठीक है। इसका ये फ़ायदा होता है, जैसे मैंने पहली जब क्लास हुई थी करिकुलम डेवलपमेंट वाली, उसमें बताया था कि इट मेंटेन द इफेक्टिवनेस ऑफ द करिकुलम। क्यों? क्योंकि आपको इस इवेल्युएशन से क्या मिलता है? इवेल्युएशन से आपको कंटिन्यूसली क्या मिलता है? क्या मिलता है आपको? फीडबैक मिलता है, जो कि आपके करिकुलम को इफेक्टिव एंड डायनेमिक बनाता है, ठीक। चलिए, तो ये हमारी जो है स्टेप्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट यहाँ कंप्लीट होती है। इससे जो नेक्स्ट क्लास होगी वहाँ पर हम 1 बाय 1 करिकुलम मॉडल्स पढ़ेंगे अलग अलग, जिसमें हम लोग देखेंगे ट्रेडिशनल, कंटेम्प्रेरी, कॉम्पिटेंसी, जो कुछ भी हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो सभी 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।